कि फिजिक्स की तैयारी भी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अभी तक पढ़ाया है, बेसिक से सिखाया है। जो बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर तक नहीं देखा है, प्लीज वो यूट्यूब पर भी है, आपके एप्लीकेशन पर भी है। सारी चीजें आपकी व्यवस्थित अच्छे तरीके से चलाई जा रही हैं। उन चीजों को आप फॉलो करें बच्चों। डे टू डे जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक दिन में मेहनत की सफलता नहीं मिलने वाली, ये मेहनत हमेशा जारी रहेगी। तभी बच्चों, एक अनवरत प्रक्रिया ये है, सफलता पाने के लिए एक मेहनत की अनवरत प्रक्रिया चलनी चाहिए। 10 दिन किए फिर थक गए, 10 दिन किए फिर मन उबने लगा, ऐसे नहीं चलेगा। कॉन्टिन्यूअसली बच्चों आपको धैर्य बना करके अपनी तैयारी, परीक्षा की तैयारी करनी होगी। और जो बच्चों आप 12th में पढ़ रहे हो, ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी मदद जरूर करेगा, ठीक है, याद रखें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, गतिशीलता पार्ट 6 है प्यारे बच्चों। इसका लेक्चर नंबर 6 है इसी चैप्टर का। और ये भी बहुत लेंथी चैप्टर नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 12-13 लेक्चर लगेंगे। और 12-13 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट इसके पढ़ा पाऊंगा। फिर 2-3 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर आपके न्यूमेरिकल के होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव और डाउट क्लास। ऐसा करके इस पूरे चैप्टर को मैं कवर करूंगा। तो आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे छात्र सुल्तान, आप सभी आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। बड़े खुश दिख रहे हो आज, है ना। क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी प्यारे बच्चों का शुभ संध्या। क्लास को बच्चों स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। जो भी मैंने चीजें बताई हैं अभी तक आप लोगों को पता है। कल मैंने किन किन बातों पर चर्चा की थी, क्या आप सभी को याद है? रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो चलिए, रिवीजन करना जरूरी भी है। रिवीजन करना जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं कि कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया था कि नहीं? वैद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया था मित्रों, कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इसके बारे में मैंने भाइयों बहनों एक एक डिटेल में एक एक बात बताई थी कि R बराबर ml अपान में ANE स्क्वायर इंटू टाउ होता है। और इस प्रकार से प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो भी मैंने बताया था बच्चों। ओम के नियम से भी मैंने बताया था कि R बराबर V अपान में भी I होता है। इसलिए याद रखना, ये ओम के नियम के आधार पर है। लेकिन इस सूत्र का कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके भी सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। नहीं, चालक के सिरों का चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसमें उपस्थित एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसमें शांति काल जो टक्करों के बीच के औसत समय है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार वैद्युत प्रतिरोध की मैंने संपूर्ण व्याख्या आप सभी के बीच की थी। आप सभी के समक्ष मैंने इन मुद्दों को रखा था और वो मुद्दे आप सभी को पसंद आए, तभी मैं आप सभी के बीच आगे की प्रक्रिया चालू कर रहा हूं, ठीक है। कमेंट आ रहा है भैया, सभी का कमेंट जा रहा है, ये सब अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरा बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध बताया, फिर आपके लिए क्या मैंने बताया था? विद्युत चालकता बताई थी। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है ये भी तो बताओ पहले। इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। या इसी का मात्रक यहां से क्या निकालोगे? वोल्ट प्रति एम्पियर बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। या इसे ही बच्चों ओम चाचा के सम्मान में इसका मात्रक ओम होता है। ओम का चिन्ह कैसे बनता है वो भी मैंने बना के दिखाया था, ब्रेकर की तरह। जैसे सड़क में ब्रेकर भी बच्चों सड़क में बना होता है। और मैंने कहा था कि किसी भी सड़क में ब्रेकर का काम क्या है? गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देना, गाड़ी की स्पीड में रुकावट बन जाना। ठीक वैसे ही चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रोक लगा देना प्रतिरोध का काम होता है। इसलिए मैंने कहा था चालक का प्रतिरोध स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करता है। सर आज हम पिटाएंगे, पक्का बिल्कुल पिटोगी। अगर ऊट पटांग कमेंट आया तो पिटना तय है। नेक्स्ट बच्चों, मैंने आप सभी से बताया था वैद्युत चालकता के बारे में चर्चा की थी। कितने वो होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने वैद्युत चालकता को पढ़ा था। मैंने कहा था कल की डीपीपी में, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह तो बताना नहीं था, तो मैंने इन्हीं के बारे में कहा था, इन्हीं को आपको रीड करना है, आपका ये होमवर्क, ऐसा बोला था मैंने, है ना। जब टाइम ज्यादा हो जाता है बच्चों तो मैं आपको डीपीपी मतलब इसमें लिखने के लिए नहीं लिखता नहीं हूं, फिर उसी में बोल देता हूं कि ये हेडिंग पढ़नी है। लेकिन आपको मैंने कहा था कि वैद्युत चालकता पढ़ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बच्चों जी से डिनोट करते हैं और जी बराबर होता है 1 अपान में आर। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। चालकता मतलब बच्चों कि उसकी चालकता, उसमें चालकता कितनी ज्यादा। कहेंगे कि भैया इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। किसकी कंडक्टिविटी अच्छी है? चांदी के तार की। इसका मतलब उसका प्रतिरोध बहुत कम है। जिसका प्रतिरोध बहुत कम होगा उसकी चालकता बहुत अधिक होगी। चालकता को ही चालकत्व कहते हैं। चालकत्व गुण है।
है ना। अब यहां पर इसका मात्रक क्या होगा, 1/ओम होगा बच्चा पार्टी, क्या होगा 1/ओम होगा, या बच्चों इसे ही हम ओम इनवर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, ओम इनवर्स कहेंगे, और या प्यारे बच्चों इसी मात्रक को हम क्या कहेंगे, साइमन कहेंगे। मैंने कहा था ये साइमन वाला मात्रक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। इसके बाद मैंने बच्चों आप सभी के बीच चर्चा की थी विशिष्ट प्रतिरोध की, बोलो यस और नो। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की मैंने चर्चा की थी कल की क्लास में, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैंने बताया था रो, और रो बराबर कहा था ई अपान में जे होता है, और इसी को हल करने के बाद आर ए अपान में एल आया था, आर ए अपान में एल आया था। इसी का मात्रक बच्चों हम लोग बोले थे आपसे कि इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, क्या होता है, ओम इंटू मीटर। यह विशिष्ट प्रतिरोध है मेरे दोस्त, यह विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है, याद रखो, ये दोनों सूत्र याद रखो, ई अपान में जे भी और आर ए अपान में एल आता है, क्योंकि ई की वैल्यू होती है वी अपान में एल, वी अपान में एल, और जे की वैल्यू होती है आई अपान में ए। वी की जगह पर आई आर ओम के नियम से हमने कल रखा था, इसको लगाया था, फिर समझ में आया था। आवाज चेंज हो गया क्या? आइए ना हमरा क्लास में, कोई लिख रहा है बच्चा, आइए ना हमरा आनंद सर के क्लास में, है ना, आइए ना हमरा बिहार में, वैसे आइए ना हमरा क्लास में। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद बच्चों मैंने आप सभी को बताया था चौथी चीज, विशिष्ट चालकता की, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता मतलब विशेष, विशिष्ट मतलब विशेष, स्पेसिफिक, जैसे विशेष का इंग्लिश क्या होता है, स्पेशल, है ना, कहेंगे भैया बहुत स्पेशल लोग हैं, इसका मतलब बहुत विशेष लोग हैं, कुछ अलग दुनिया से आए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्पेशल, है ना। स्पेशल डिश बनाई है, स्पेशल डिश मतलब कुछ आज दाल चावल सब्जी रोटी कुछ अलग है ना। आज बनाए हैं क्या, डोसा, आज बनाया ढोकला, आज बनाया मोमो, आज बनी है इडली, तो स्पेशल कुछ बना ना, मतलब अन्य दिनों से कुछ अलग अलग हटके विशेष। वैसे कुछ ये अलग चीज है, ये अलग चीज क्या है, ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, चाहे वो विशिष्ट प्रतिरोध हो या विशिष्ट चालकता हो। क्या होता है बच्चों, ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, बहुत जरूरी चीज है, याद रखेंगे। चालक की प्रकृति कैसी है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशेष प्रतिरोध क्या होता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति कैसी है, उसका नेचर क्या है। प्रकृति का मतलब, कुछ बच्चे आप कहेंगे सर प्रकृति का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब बच्चों वो चांदी का है, वो चालक, जैसे ये चालक है मान लो, तो ये चांदी का है, एल्यूमिनियम का है कि कॉपर का है। सर टारगेट बोर्ड का लोगो हटा दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं टारगेट बोर्ड का लोगो हटा देता हूं, ठीक है। कहाँ है लोगो, लोगो कहाँ है, हट गया, ओके हट गया होगा बच्चों, ठीक है, हट गया होगा। यहां पर लोगो दिख रहा था ना, अब हट गया। विशिष्ट चालकता क्या बच्चों यहां पर बताया, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट चालकता क्या होती है बच्चों, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी भी परिभाषा जैसे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1 अपान में रो, हो गया, ये हो जाएगा L बटे आर ए। इसका मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मात्रक ये ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इनटू का बच्चों मीटर है, और मीटर इनवर्स, है ना, क्योंकि ये पलटा हुआ है ना, रो बटे में है, तो जो रो का मात्रक है वही पूरा पलट के लिख दो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन बच्चों ओम इनवर्स को हम साइमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमन। साइमन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर लिखा गया था, तो हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स, क्या बोल सकते हैं, साइमन इंटू मीटर इनवर्स। और बच्चों ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इस प्रश्न को हिंट में दे रहा हूं कि भैया ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। किसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि वैद्युत चालकता का मात्रक निम्न में से कौन सा होगा, तो साइमन अगर लिखा हुआ मिल जाए तो टिक कर देना। निम्न में से विशिष्ट चालकता का मात्रक है तो साइमन मीटर इनवर्स मिले या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मिले, खैर ये नहीं देते हैं क्योंकि ये बच्चों को याद होता है, ये नहीं याद होता, तो ये होता है बच्चों इस वजह से थोड़ा सा फंसाने के लिए। आपको है तो प्रश्न सीधे सीधे, कोई हल नहीं करना है, बट कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर होगा, जिन्होंने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, वो इस बात को समझेंगे और हल करेंगे। सर वन शॉट कब तक होगा बच्चों, वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं मैं संडे को शाम के 7 बजे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो जितना भी प्यार दिखाए थे, मुझे लगता है मैंने जब पहला चैप्टर शुरू किया था बच्चों तो 4700 मतलब 4800 कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, लगभग 4800 बच्चे, 4800 4.8 के इतने बच्चे मेरी पहली क्लास में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जुड़े थे।
और ये आप सभी का प्यार होता है निश्चित रूप से बच्चों। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता कि जिन गुरुजी से हम पढ़ते हैं हम भी दूसरे को कहें हमारे गुरुजी से पढ़ो तहलका मचा देंगे, और वो खुशियां बच्चों बढ़ती जाती हैं। ये 4.8 के कहीं ना कहीं आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया। और विद्यार्थी जी अब बारी है इस रिकॉर्ड को ही तोड़ने की वन शॉट लेक्चर में। वन शॉट लेक्चर में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट कल होगा आप सभी लोग चैनल पे जाएंगे और पोस्ट को अपने हर एक ग्रुप में शेयर करेंगे कि कल हमारे गुरुजी आप पूरे बिहार के बच्चों के लिए लेकर के आ रहे हैं, जिनका भी बैकलॉग लगा है, समझ नहीं पाए थे पहला चैप्टर, उन सभी के लिए पूरी मेहनत से पूरा कंटेंट फिर से आप सभी के बीच रखूंगा। पहले चैप्टर का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, जिनसे लगभग 12 से 18 नंबर के बीच में प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, और शुरुआत क्योंकि वहीं से होती है तो बेसिक है, इस वजह से उस चैप्टर को पढ़ना और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बच्चों मैंने थोड़ा सा रुक करके इस क्लास को रखने का प्रयास किया, क्योंकि पहला चैप्टर जो है बहुत सारे बच्चे अभी तक एडमिशन ले ही रहे हैं और इन सब चीजों को, ठीक है, तो संडे को होगा। चलो अभी ये चीज समझ गए, जितनी बात मैंने रिवीजन के लिए बता दी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और यहीं तक मैंने चर्चा की भी थी, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये था रिवीजन, और रिवीजन में 10 मिनट 12 मिनट जरूर करता हूं। 40 मिनट की बच्चों क्लास होती है, मतलब एक नया टॉपिक 40 से 45 मिनट, बट 10 मिनट अगर रिवीजन किया जाए इससे बेहतरीन चीज कोई नहीं हो सकती पढ़ाई में। पुनरावृत्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी क्लास में हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप सभी का शुक्रिया, ठीक है सर। हम पहले 11th में मैथ लिए थे, अब बायोलॉजी हो सकती है। आपने 6 सब्जेक्ट लिए होंगे ना, आपने 6 सब्जेक्ट टोटल लिए होंगे, मैथ भी होगी बायोलॉजी भी होगी, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ली होगी ना, तो आप बायोलॉजी को पढ़िए अच्छे से 12th में, और मैथ को ऑप्शन में रखिए, पेपर देने जाना, जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे वही आपके एग्जाम में जुड़ जाएंगे, ठीक है, ओके। सर संडे को केमिस्ट्री भी है, नहीं संडे को, इस संडे को केमिस्ट्री अगर होगी तो दिन में होगी, ठीक है, अगर होगी तो दिन में होगी, फिलहाल वो सर फिर नेक्स्ट संडे लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास का वन शॉट जो होगा फिर वो नेक्स्ट संडे अगर लेंगे, अगर लेना होगा तो सर दोपहर में मतलब ले सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, बट देखा जाएगा जैसा भी होगा, उनका सर का क्या मन बनता है, ठीक है। चलो अब बच्चों बात करेंगे हम लोग किस पर, आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा पहला है बच्चों गतिशीलता का, ठीक है, गतिशीलता मोबिलिटी, गतिशीलता का हमारा पहला टॉपिक है। पहला का मतलब है जितना मैं पढ़ाऊं मैं रुकूंगा नहीं, मैं जितनी देर क्लास में आपके सामने हूं कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा, मेरा उद्देश्य ये होता है। मैं आपको रटाने नहीं आया हूं, मैं आपको फिजिक्स सिखाने आया हूं बच्चों, जितनी देर भी क्लास में रहूंगा कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहूंगा, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य ये होता है क्लास लेने का। और वो एक टॉपिक हो कि 10 टॉपिक हो, इससे मतलब नहीं है। गतिशीलता मोबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था निर्वात में वैद्युतशीलता, क्या बोल रहे हो, आपने सुना था निर्वात में वैद्युतशीलता, फिर कुछ बोला, हाँ निर्वात में वैद्युतशीलता की बात कर रहे हैं। निर्वात में वैद्युतशीलता की आपसे बात की गई थी फर्स्ट चैप्टर में, वैद्युतशीलता का मतलब क्या था, और मैंने वहां पर बहुत अच्छे से बच्चों आपको एक्सप्लेन किया था कि जो वैद्युतशीलता होती है, किसी भी पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उसका विरोध करने की गुण को, उसका विरोध करने के गुण को वैद्युतशीलता कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ जब उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र लगाया गया तो वो उसका कितना विरोध कर रहा है उसे वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक वैसे ही गतिशीलता है कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो उस चालक द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में किस प्रकार अवरोध लग रहा है चालक की अपनी प्रकृति के कारण, वो उसकी क्या है, गतिशीलता। इसलिए गतिशीलता विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेगी, प्रकृति पर निर्भर करेगी। अभी बात बताते हैं। तो गतिशीलता का मतलब यह हो गया कि गति में कितना विरोध हो रहा है, गति में विरोध का प्रदर्शन या गति में विरोध की माप है। गति में विरोध की माप सर कौन सी गति, अनुगमन वेग वाली गति। अनुगमन वेग में जो विरोध हुआ, अनुगमन वेग कर रही है कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन हर एक पदार्थ का अपना अपना अवरोध है। तो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन में रोक लगाई जा रही है, प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं, गति में जो रोक लगा करके गति के माप में परिवर्तन करके उसे गतिशीलता कहते हैं। सुनोगे ध्यान से। अब इसकी परिभाषा क्या है वो पहले समझेंगे, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं कि किसी चालक, किसी आवेशवाहक, ठीक है। अब किसी आवेशवाहक, अब आवेशवाहक हर जगह अलग अलग होते हैं भाई, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग, अब आवेशवाहक दौड़ रहा है, उसके द्वारा कितना अपने वेग में परिवर्तन हो रहा है।
किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, थोड़ा सा पहले मैं परिभाषा लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी, क्या बच्चों, वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र क्या बच्चों, ई, कैपिटल ई, वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। उस आवेश वाहक की, ऐसा लिख सकते हो, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। बच्चों गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा वो भी लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गतिशीलता को या इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू। ये क्या बोला जाता है, म्यू लिख दूं, इसे बोलते हैं म्यू। देख सकते हो किस प्रकार लिखा हुआ है। इसे म्यू से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को उस आवेश वाहक की बच्चों क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एकदम साधारण सी परिभाषा है, ठीक है सर। 2 बार विद्युत लिखा है। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र, ओ हो तथा वैद्युत क्षेत्र, सुनना ध्यान से, ये इसकी ऑफिशियल डिफिनीशन हो गई। ये तो डिफिनीशन ऑफिशियल हो गई, लेकिन जो मैं भाव बता रहा हूं वो समझना। जैसे वैद्युतशीलता थी, किसी भी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर वैद्युत क्षेत्र का विरोध करना, वैसे ही किसी चालक में जब हम विभवांतर स्थापित करें, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करें, तो जब आवेश वाहक दौड़े अनुगमन वेग से, तो आवेश वाहक द्वारा अपनी गति का विरोध करना, आवेश वाहक द्वारा, चालक द्वारा नहीं, सॉरी, आवेश वाहक द्वारा अपनी गति का विरोध करना ही क्या कहलाता है, गतिशीलता। चालक द्वारा विरोध करना तो प्रतिरोध होगा, चालक द्वारा विरोध करना प्रतिरोध, लेकिन आवेश वाहक स्वयं के ही अनुगमन वेग का विरोध करे, भैया हम नहीं दौड़ना चाहते, अरे भैया आप ही को तो हम दौड़ाना चाहते हैं, आपको भी तो खूब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अरे आसपास के डीजे और वातावरण, मम्मी पापा आपको ना पढ़ने दे रहे हो, तो वो अवरोध हो गया, प्रतिरोध। लेकिन आप स्वयं से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप गतिशीलता में है। मतलब अनुगमन वेग जो है वो, उसका विरोध कौन कर रहा है, स्वयं इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक कर रहा है, वो है गतिशीलता। तो कह सकते हो कि आवेश वाहक द्वारा अपने अनुगमन वेग का स्वयं से विरोध करना गतिशीलता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बच्चों अर्थ है, परिभाषा यही लिखोगे। बस मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा लेक्चर में रोज बोलता हूं, पढ़ो ऐसा पढ़ा सको, तो ये बता सकोगे भाव में कि गतिशीलता का अर्थ ये हुआ कि आवेश वाहक द्वारा अपनी गति का विरोध करना, आवेश वाहक द्वारा अपनी गति का विरोध करना, ठीक है। अपनी गति का मतलब अनुगमन वेग का, अपनी गति का विरोध करना, बस विरोध करना, आपके द्वारा अपनी पढ़ाई का विरोध करना, गतिशीलता। बाधा किसमें है, सब खेल पढ़ाई का है। बाहर वाले लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो प्रतिरोध, मतलब चालक के कारण अगर उसके दौड़ने में कोई अवरोध लगा रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश वाहक के, तो प्रतिरोध। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक खुद नहीं दौड़ना चाह रहा, गतिशीलता, खुद नहीं दौड़ना चाह रहा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से बच्चों गतिशीलता का सूत्र क्या बनेगा, आइए लिखते हैं। इस प्रकार गतिशीलता बराबर जो बोला गया है परिभाषा में ठीक वही लिखेंगे। गतिशीलता म्यू बराबर बच्चों क्या बोला है, अनुगमन वेग वीटी तथा बच्चों वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, तो ई, इसे ही बच्चों क्या कहेंगे, हम गतिशीलता कहेंगे। ओहो, पीडी बटे में ई, बच्चों यही होगा क्या, गतिशीलता का सूत्र हो जाएगा, हो गया, ये गतिशीलता का सूत्र हो जाएगा। अगर बच्चों यहां पर थोड़ी सी वैल्यू में हम परिवर्तन करें, क्या बच्चों, जब वीडी बराबर आपको पता हो क्या होता है, वीडी अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में एम इंटू का टाउ हो, तब आप क्या कर सकते हो, म्यू बराबर वैल्यू क्या निकाल सकते हो, म्यू बराबर वैल्यू निकाल सकते हो कि वीडी की जगह पर ये वैल्यू रख दो, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में एम इंटू का टाउ, और होल अपान बच्चों क्या, ये कैपिटल ई है तो कैपिटल ई लिख देंगे। अब आप बताओ, आप ही बताओ, ई से ही कटेगा कि नहीं कटेगा, जी सर कट जाएगा। अब यहां पर वैल्यू क्या बच्चों मिल जाएगी,
स्मॉल ई और गुणा में टाउ और बटे में ये एम, ये मिल गया। अब आप बताओ यहां पर कि म्यू बराबर स्मॉल ई टाउ बटे एम है। क्या ये जो गतिशीलता है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का ये आवेश है ही, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इन पर निर्भर नहीं करता। जो गतिशीलता है बच्चों वो निर्भर किस पर करती है? टाउ पर निर्भर करती है, श्रांतिकाल पर निर्भर करती है। गतिशीलता किस पर निर्भर करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर निर्भर करती है, याद रखेंगे, श्रांतिकाल पर निर्भर करती है कि उनके टक्करों का औसत समय क्या है, उस पर गतिशीलता निर्भर करती है। गतिशीलता म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ विद्युत क्षेत्र से पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर लिखेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि गतिशीलता चालक में स्थापित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती, या फिर सीधे इसे लिखेंगे इस प्रकार गतिशीलता चालक में या गतिशीलता विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती, सीधे सीधे यही बात लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि गतिशीलता विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। गतिशीलता विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। गतिशीलता बच्चों जो है वो विद्युत क्षेत्र कितना स्थापित हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आसपास क्या एनवायरनमेंट है उससे मतलब नहीं होता है। आपके अंदर का मोटिवेशन आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन गतिशीलता अगर कम होगी तो आप क्या करोगे? मोबिलिटी आपके अंदर की ज्यादा होगी। अगर मोबिलिटी आपके अंदर की ज्यादा होगी, अब फिजिक्स की भाषा में लोगों को मोटिवेट करो, अगर आपके अंदर मोबिलिटी ज्यादा होगी मतलब गतिशीलता ज्यादा होगी, तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पढ़ाई का विरोध कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई का विरोध कर रहे हो। सर आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए सॉरी, कोई नहीं। क्लियर? सर आज हिंदी का क्लास होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हो गया बच्चों क्या, गतिशीलता विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। हमने क्या बताया कि गतिशीलता आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? गतिशीलता आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये बात जरूर लिख दो यहां पर, क्योंकि नहीं तो भूल जाओगे। गतिशीलता आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? अरे पढ़ने में कोई बढ़िया तेज स्टूडेंट है कि धीमा दामा स्टूडेंट है, धुम्मर टाइप के? गतिशीलता आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति आप कैसे हैं, प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। बहुत बढ़िया, मैंने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया है और अच्छे से आपको समझ में आया होगा गतिशीलता के संबंध में। अब इसका मात्रक और विमा वगैरह निकाल लो, और फिर इसका मान जो बच्चों होता है वो सदैव धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। इसका मान जो भी आएगा, इसका मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसके बाद क्या मात्रक के लिए आपको बोले हैं, मात्रक क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे, मात्रक जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा? यहां पर देते दे कि इसमें अनुदमन वेग दिया गया है, क्या? विधि वीडी, और वीडी मतलब वेग है, और वेग की मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और ई क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र है, न्यूटन प्रति कूलम। तो मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और बटे में होल अपान में न्यूटन प्रति कूलम। जरा इसे बदल लो थोड़ा सा, न्यूटन प्रति कूलम, थोड़ा सा इसे चेंज कर लो, या करके आगे बढ़ते हैं। कूलम सबसे ऊपर जाएगा, तो मीटर इंटू कूलम, मीटर इंटू कूलम बटे में सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड कर लो, न्यूटन इंटू सेकंड हो गया। ये भी मात्रक होगा, और इसी मात्रक से बच्चों आप विमा भी निकाल सकते हो। खैर अन्य मात्रक भी हम इसके बना सकते हो सकता है ये मात्रक ना आए और कोई ऑप्शन में मात्रक आ जाए कि गतिशीलता की निम्न में से मात्रक कौन होगा, तो आप और मात्रक बताओ। अच्छा, न्यूटन को और किस में बदल सकते हो? न्यूटन बल का मात्रक है। सर बल का मात्रक अगर 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 हम एमकेएस पद्धति में मात्रक की बात करें तो F बराबर ma, और F बराबर ma से m मतलब द्रव्यमान और a मतलब त्वरण, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा। तो चलो रख लेते हैं बच्चों, मीटर बड़े फिर कूलाम है, कूलाम लिख लो, बटे में ये एम्पियर के लिए क्या, न्यूटन के लिए क्या लिखोगे? न्यूटन के लिए क्या लिखोगे? न्यूटन के लिए लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इंटू का बच्चों क्या? सेकंड है, हो गया। अब देखो यहां पर क्या हाल होगा,
ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, पलट करके ऊपर सेकंड पहुंचेगा और सेकंड इंटू कूलाम प्रति किलोग्राम। ऐसा मात्रक भी बना सकते हैं। मतलब कई प्रकार के बच्चों मात्रक बन सकते हैं। बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि अभी इन मात्रकों को और तोड़ा भी जा सकता है। सर कौन फार्मूला कब लगेगा, यही असली समझ है फिजिक्स में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा तुमने। हाँ सही टाइम तो है। चलो, तो ये बातें हो गई बच्चों मोबिलिटी की। और मोबिलिटी में, गतिशीलता में आपने देखा कि इस पर श्रांत काल पर निर्भर करता है। जरा इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग छोटा सा नोट पॉइंट में कह सकते हैं बात, नोट पॉइंट के लिए ये बात कि गतिशीलता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 11th में सिखाया जाता है। किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है, कणों का जो कि आवेशित आयन है या आवेश वाहकों का, कणों का वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल मतलब बच्चों VRMS जो होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। बराबर में नहीं, ऐसे ऐसे अनुक्रमानुपाती √T। मतलब बच्चों अगर ताप बढ़ता है तो VRMS मतलब उनका अनुगमन वेग बढ़ता है। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हो, यहां म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ है, म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ है। मतलब बच्चों अगर टाउ बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा, अगर टाउ बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। और टाउ कब बढ़ेगा, टाउ कब बढ़ेगा, टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। दिमाग चलाओ, तुम अभी सुन नहीं रहे हो, तुम अभी बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, फिर मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो, और इग्नोर करोगे नहीं समझ पाओगे। फिर से मेरी बात को बुलाओ, मेरी बात को, शब्द को बोलना, मैं शब्द को सुनना और उसको उसी जगह से स्टार्ट करना। मैं क्या बोल रहा हूं, गतिशीलता। ठीक सर, किस पर निर्भर करती है, श्रांतिकाल पर। ठीक सर, श्रांतिकाल क्या है, दो टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल। सर कौन सी टक्कर की बात कर रहे हैं, जो हम कल टकराए थे वो नहीं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती जब वो चालक में दौड़ता है। तो किन्हीं दो टक्करों के बीच का औसत समय, आंखें बंद कर लो सर, देखेंगे कैसे। अरे अभी सुनना है, फील करो कि हाँ अगर दो टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल बढ़ जाए, मतलब समय अंतराल बढ़ जाए का मतलब क्या है, बहुत समय बच्चों कम लगे, औसत समय क्या हो, सॉरी औसत समय ज्यादा लगे। औसत समय ज्यादा लगने का मतलब है, ज्यादा लगने का मतलब है ताप कम है, और ताप कम है मतलब प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है मतलब गतिशीलता ज्यादा है। नहीं समझ में आया सर, अच्छा फिर से समझो। ये ताप बच्चों, ताप अगर बढ़ेगा तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी। ये जो RMS की वैल्यू है, RMS है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर, मूल माध्य वर्ग, वही चीज लिखी हुई है। तो RMS चाल बच्चों ये छोटे कणों के लिए चाल होती है। जैसे आप दौड़ते हो ना तो कह दिया जाता है आप 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हो, लेकिन छोटे अणुओं में ऐसी बात नहीं होती, इतनी तेज से गति करते हैं कि उनकी हम सीधे चाल नहीं के बताते कि भैया ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा था, नहीं, हम उनके बताते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। मतलब जितनी भी वेग से वो दौड़ रहा है ना उसका वर्ग करते हैं, फिर माध्य निकालते हैं, फिर उसका अंडर रूट निकालते हैं। ये काम करके तब हम उसकी एवरेज वैल्यू बताते हैं छोटे कणों में। ठीक है, इस वजह से छोटे कणों के लिए, या कह लो बहुत गैसों के अणु हो गए या आयन हो गए, उनकी चाल को हम VRMS वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो टेम्परेचर पर किस प्रकार निर्भर करते हैं कि सीधे अगर ताप बढ़ेगा तो अनुगमन वेग भी कह सकते हो बढ़ेगा। यहां VRMS का मतलब अनुगमन वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा मतलब खट 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 जल्दी जल्दी, तो ताप बढ़ेगा, वेग भी बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। VRMS देख ही रहे हो, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो बच्चों प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ता है तो गतिशीलता घटती है। गतिशीलता घटने का मतलब समझ रहे हो ना, गति का विरोध कम हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। गति का आप ये समझ लो कि जो म्यू है ना वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, म्यू जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चों अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। भाई प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया तो गतिशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, विरोध करने की क्षमता घट जाएगी। ठीक है, आपको मैंने प्रतिरोध वाले उसमें कॉन्सेप्ट में सिखाया भी था कि प्रतिरोध किस प्रकार टाउ से निर्भर करता है।
अगर आर, आप आर को देखिए तो आर जो होता है वो टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये संबंध है। तो भैया म्यू की जगह पर टाउ की जगह पर ये रखेंगे इधर तो 1/r ही ना होगा, अगर आर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। ये थोड़ा सा अंतर है, चीजें समझ लो। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां पर तो बात हो गई, इतनी सारी बातें मैंने बता दी। आप बात करेंगे किसके? प्रतिरोधों के संयोजन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चले, कोई दिक्कत? अभी हमारे पास 20 मिनट का समय, अभी 40 मिनट क्लास हुई है, 20 मिनट की क्लास अभी बाकी है। चले बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, सवालों पर भी चर्चा होगी, सब पर चर्चा होगी। मैं कोई चीज नहीं छोड़ने वाला, मैं थ्योरी पर भी बताऊंगा। ठीक है, हाँ सर आपकी एज क्या है? एज पूछ रहे हो? देखो बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, चलो हेडिंग लगाओ, ऊट पटांग बातें नहीं। प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोधों का संयोजन क्या है बच्चों? जिस प्रकार से प्रतिरोधों को भी जोड़ करके आवश्यकता अनुसार हम घटा बढ़ा सकते हैं। क्या होता है, वैद्युत परिपथ में हमें आवश्यकता अनुसार कभी ज्यादा मात्रा में प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, कभी कम मात्रा में प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ठीक है, कभी ज्यादा मात्रा में प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो कभी कम मात्रा में प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो हम आवश्यकता अनुसार संयोजित करके प्रतिरोधों से काम चला लेते हैं। ठीक है, अच्छा कभी देखा है भैया एक लोग गाड़ी को धक्का दे रहे, नहीं दे पा रहे, वहीं पर 4 लोग आ गए, धक्का देने लगे, चलो भैया सही से गाड़ी चल जा रही। वही चीजें हैं कि आवश्यकता अनुसार हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। वैद्युत प्रतिरोधों में आवश्यकता अनुसार परिमाण का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। वही मैं यहां पर लिखने वाला हूं। और ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। और आपने ये 10th में पढ़ा था। अरे मुझे तो याद ही नहीं था। ठीक है, हाँ याद नहीं था, इसलिए मैं बताया जा रहा था इतना ज्यादा, नहीं तो सीधे लिखने लगता। वैद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार, देखो कितना बड़ा। वैद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार उचित परिमाण का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, उचित परिमाण का मतलब जितनी ज्यादा जरूरत है, उचित परिमाण का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। और यह 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, यह 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा? यह 2 प्रकार से होता है। टीपू सुल्तान, टीपो मत अभी। यह 2 प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन यह है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा है बच्चों समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें अगर आपको याद हो कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग पढ़े थे कि सर आर नेट जो होगा वो होता है, कई प्रतिरोध अगर है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला सूत्र पढ़े थे। अगर बच्चों समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो 1/r नेट जो वैल्यू होगी वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हम लोग पढ़े थे। ये समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। सर समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन से मुझे याद आया, सर हमने संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ा था, लेकिन संधारित्रों में जस्ट इसका उल्टा। अगर संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों याद कीजिए तो श्रेणी क्रम संयोजन 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ये था। वहीं पर बच्चों अगर हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो वो सीधे हुआ करता था C = C1 प्लस C2 प्लस C3, ये था संधारित्रों में। बोलो हाँ, तो उल्टा थे, इसलिए कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर। ठीक है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। आप लोग कब एनिवर्सरी मनाए दे रहे हैं पता नहीं। सर आप शादी कब करिएगा, इतनी बार बता चुके हैं सर। हाँ शादी भी कर ही लेंगे, अभी जिम्मेदारियां आप लोगों की हैं, पहले उठाने दीजिए, है ना, जो जरूरी ज्यादा है। अभी आप लोग ऊट पटांग बातें करोगे तो कैमरे में घुस के मारेंगे। ठीक है।
क्लियर हुआ? ये चीजें हो गई। तो आइए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन जल्दी से समझ लेते हैं। पहला बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, हेडिंग लगाओ आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोगों के कमेंट ना ऊट पटांग रहते हैं, इसीलिए मैं पढ़ता नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं पढ़ाई वाला तो डाउट रहने नहीं देता, पहली बात। सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो जल्दी से डालो हेडिंग, ये जो है अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से। सीरीज कॉम्बिनेशन। सर R1 2 बार लिखे। अरे R1 2 बार लिख दिया? अरे भैया इस सब जो है ना, ये टीपू सुल्तान सब ताड़ लेता है। सब सही है, अब नहीं है कहीं भी। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा? तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन मतलब एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़ा हो। टिचिक टिचिक टिचिक। देखो इसका डेरिवेशन तो नहीं आता कि प्रतिरोधों का संयोजन से आप क्या समझते हैं, तो नॉर्मल से सूत्र लिखने के लिए आते हैं 2 नंबर में। 5 नंबर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज पर आप फोकस नहीं करेंगे इसमें और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों मान लो ये 3 प्रतिरोध है, ठीक है? इन तीनों प्रतिरोधों को हमने किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। मैंने यहां पर कोई सेल या बैटरी लगा दी जिसका विभवांतर V है, और इसमें से जो बच्चों धारा निकली वो धारा बच्चों यहीं से होकर के जाएगी, सभी जगह से होकर के धारा आई ही जाएगी और वापस अपने मार्ग में आई धारा लौट आएगी। ये प्रतिरोध है R1, ये R2 प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है R3। ये इस प्रकार से 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, देख सकते हो। एक के बाद एक सिरे अगर जुड़े हों तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को सॉर्ट आउट कर दें। लैंग्वेज कैसे लिख देंगे पता? लैंग्वेज ये लिखेंगे बच्चों कि यहां चित्रानुसार माना 3 प्रतिरोधों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसे लिख देंगे। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं जिन्हें चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब चित्रानुसार का मतलब समझ रहे हो ना, कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जा गया है। ऐसे एक के बाद एक क्रम जोड़ा गया, तो चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जिन्हें चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या संयोजित किया गया है। जोड़ा गया है। परिपथ में बैटरी या सेल V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। परिपथ में V वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर, V वोल्ट की बैटरी या सेल जोड़ने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। बच्चों यहां पर जो आप देख रहे हो, जो धारा I है बच्चों, वो यहां से भी होकर जाएगी। धारा सभी जगह से I धारा ही होकर के जाएगी। पूरे परिपथ में धारा समान होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्रेणी क्रम में लगे सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? समान धारा प्रवाहित होती है। मतलब बच्चों अगर धारा समान है तो सभी की बराबर है। विभवांतर अलग अलग है। इसके सिरों का विभवांतर जो है वो अलग, इसके सिरों का विभवांतर V1, इसके सिरों का विभवांतर V2, इसके सिरों का विभवांतर V3। विभवांतर अलग अलग खर्च होगा क्योंकि अलग अलग तीनों का प्रतिरोध है, लेकिन धारा तीनों में समान है। अच्छा तो सुनेंगे ध्यान से। तीनों प्रतिरोधों में कुल विभवांतर जो बच्चों V वोल्ट की बैटरी लगाई गई V, वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। ओम के नियम से यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो, मतलब कुल प्रतिरोध कितना हो? कैपिटल R हो। कुल प्रतिरोध कैपिटल R हो तब V इक्वल टू क्या होगा? IR। V इक्वल टू IR। तो ये ओम के नियम से है V इक्वल टू IR, मतलब इस V की जगह पर कुल धारा I प्रवाहित हो रही है और इन तीनों को जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध है वो R है और जो कुल विभव है वो V है, और यही विभव कुल प्रतिरोध R में खर्च हो रहा है। तो बच्चों इस V की जगह हम IR लिख सकते हैं, इस V की जगह, और V1 की जगह IR1 लिख सकते हैं, प्लस V2 की जगह
V2 की जगह IR2 लिख सकते हैं, प्लस V3 की जगह IR3 लिख सकते हैं, क्योंकि धारा सभी जगह समान है। ओम का नियम लगाएंगे V इक्वल टू IR वाला, तो IR1 IR2 V1 V2 V3 की जगह लिख सकते हैं। और इस प्रकार से बच्चों आप देखेंगे यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे कि I सभी जगह से कॉमन, सब कट जाएगा, केवल बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों यही हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र जो आपको लंबे समय तक याद रखना है। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये हो गया बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर हो गया? बताइए। सर समांतर क्रम कब पढ़ाया था? अरे भैया हमने समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का सिखाया था, ठीक वैसे ही प्रतिरोधों का है। हाँ, कहना क्या चाहते हो? ठीक है, क्लियर? चलो सर इसका प्रैक्टिकल। अच्छा सर जी प्रतिरोध दुकान में मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे ही तार जो होते हैं वो भी प्रतिरोधी हैं, जो तार होते हैं वो भी प्रतिरोधी हैं। सर इधर उधर कमेंट पढ़ते रहते हैं, मेरा कमेंट पढ़ लीजिए। अरे बताइए भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों। हाँ नेक्स्ट बच्चों क्या? समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी से बताओ इसको कितने लोग बता देंगे? इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप तो समझ ही गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस प्रकार होगा बच्चों? हर एक प्रतिरोध का किस क्रम में जोड़ेंगे? एक ही बिंदु से जोड़ दिया जाएगा। एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। ये तीन प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3। ये तीन प्रकार के प्रतिरोध हैं, तीनों को एक बिंदु से जोड़ दिया गया है। तीनों को क्या बच्चों? एक बिंदु से जोड़ दिया गया है, एक बिंदु से, और फिर इसे किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है, किसी एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, प्लस माइनस। बच्चों आपको बता दूं कि ये जो अब इसमें जो धारा होगी, यहां से धारा गई I, ये V वोल्ट की बैटरी लगी, यहां पर भी धारा I है। ये बिंदु मान लो A है, ये बिंदु B है। लेकिन बच्चों जान लो जब यहां से धारा जाएगी ना, तो उनके प्रतिरोधों के अनुसार धारा बढ़ जाएगी। ये I1 धारा, इसमें धारा I2, इसमें धारा I3, मतलब धारा अलग अलग होगी। लेकिन इनके सिरों का कुल विभवांतर जो होगा ना, सबका समान होगा। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर समान होता है। यहां पर भी वही बात लिख लो, माना फलाना धमाका वाली, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, माना तीन प्रतिरोध R1 कामा R2 व R3 हैं, जिन्हें चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिन्हें चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, क्रम में जोड़ा गया। जैसे पीछे लिख लो ठीक यहां पर वैसे ही जोड़ा गया है ना। अब इनके सिरों का विभवांतर, सभी प्रतिरोधों के सिरे का विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I है ना। तो परिपथ में V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है, जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब यहां पर बताना है क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समांतर क्रम में सिरों का, सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभव समान होता है, परंतु धारा अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहां पर यह बात का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही बात लिखेंगे कि समांतर क्रम में ये पहले भी 10th में पढ़ चुके हो बच्चों, बहुत सरल है, इतना आसान टॉपिक है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के सिरों का, सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभव समान होता है। चलो हम सभी लगा दे रहे हैं। सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभव समान होता है, सिरों का विभव समान होता है, परंतु धारा अलग अलग होती है।
परंतु धारा भिन्न होती है, परंतु धारा भिन्न भिन्न होती है, मतलब धारा अलग अलग होती है, धारा भिन्न भिन्न होती है। देख सकते हो, देख सकते हो धारा भिन्न भिन्न है। किसी में I1 एम्पियर की धारा, किसी में I2 एम्पियर की धारा, किसी में I3 एम्पियर की धारा, उनके प्रतिरोधों के आधार पर बटा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों अगर विभव समान है, धारा अलग अलग है, सही बात है, मतलब तो कुल धारा कितनी है? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ध्यान से सुनेंगे अब क्या लिख रहे हैं, बहुत जरूरी चीज लिख रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा बच्चों I बराबर सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से, अगर बच्चों परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो कुल विभव V है, कुल धारा I है, I बराबर ओम के नियम से V अपान में R, I बराबर V अपान में R। तो यहां पर I की जगह क्या मिलेगा? V अपान में R मिलेगा, और V अपान में R की जगह पर इसी जगह अब I1 की जगह पर क्या? V अपान में R1, क्योंकि विभव तीनों में समान, प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3। क्या होगा? V सभी जगह कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट यहां पर बता रहा हूं, इससे आपको मिलेगा 1 अपान में R बराबर 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3। बच्चों ये आ गया है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। यहां पर चाहो तो सफिक्स में P लगा लो, मतलब R पैरेलल वाला सूत्र आ गया, और ये R सीरीज वाला सूत्र था तो S लगा लो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का सूत्र है, और ये बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का सूत्र है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, और ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलो अब आती है बात लेक्चर खत्म करने की, जो कि डीपीपी पे। पहला क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन व श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र लिखो। समांतर क्रम संयोजन व श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र लिखो। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सीधे ये लिख दे रहे हैं, तो आप उनके सूत्र लिख के बताओ, और संधारित्र के लिए भी तथा प्रतिरोधों के लिए, दोनों के लिए बताओगे। दूसरा, गतिशीलता क्या है, गतिशीलता क्या है या किसे कहते हैं। आज के लिए 2 क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए 2 क्वेश्चन लिखेंगे। चले बच्चों, सर हेल्प नंबर पिक्चर भेज देंगे तो क्या डाउट में? सर आप अपने नोट्स, अपने फोन में फिजिक्स का नोट्स दिखाइए प्लीज सर। चलो अच्छा, कल दिखाएंगे, कल तो आओगे ना? ठीक है, मैंने दिखाया, वैसे मैंने दिखाया है। हाँ, तो चले बच्चों, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। इंतजार करेंगे कल आपका। और परसों बच्चों 1 शॉट लेक्चर है, जिसको आता है वो भी जुड़ना है, और जिसको नहीं आता है उसे जरूर जुड़ना है। और इन सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुलाना है, क्योंकि हम लोगों को इतिहास बनाना है। ठीक है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी यहां हर कोई काट लेता है, मगर आप जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।